फ्रेंड्स, हम 13 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है पुशिंग द एनवलप एससी स्टेज फार्म लॉज नेम्स पैनल्स फॉर टॉक। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने तीनों फार्म लॉज पे स्टे लगा दिया है और एक पैनल बनाया है टॉक्स के लिए। The Supreme Court to its day put on hold until further orders the implementation of the three laws and named a committee to suggest in 2 months what changes if any were needed after it listens to all sides। ठीक है, तो वो कमेटी 2 महीने बाद अपना डिसीजन देगी, जो भी होगा तब तक के लिए लॉज पर स्टे लगा दिया गया है। It added that the stay of implementation of all the 3 farm laws may assuage the hurt feelings of protesting farmers and encourage them to come to टेबल द नेगोशिएटिंग टेबल विद कॉन्फिडेंस एंड गुड फेथ। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उन्होंने इस इसलिए लगाया है ताकि जो फार्मर्स हर्ट हैं उनको थोड़ा वो मिले और वो वापस से नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। अगर उन्हें ऐसा नहीं लगेगा तो फिर वो नेगोशिएट करने ही नहीं आएंगे। अब कुछ लोगों का ये कहना है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो पहले से ही फार्म लॉज के सपोर्ट में है। ठीक है, और उन जो कमेटी मेंबर्स है बेसिकली उनका ये भी कहना था पहले कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ये मिसगाइडेड हैं। तो इनका ये मानना है जो कमेटी है ये प्रो गवर्नमेंट कमेटी है। Declaring they will not participate in any court-ordered committee process, the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee has said the members of the committee named by the apex court are people who are known for their support to the 3 acts and have actively advocated for the same. There's a good reason why. All 4 members have publicly been in favor of the farm laws and none of them has supported the demands for repeal. तो बेसिकली इसलिए फार्मर्स बोल रहे हैं कि हम कमेटी में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कमेटी है प्रो गवर्नमेंट है। अब जो भी होगा हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसमें ये बोला गया है कि कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था कि बिना सुने कोई भी लॉ को अपने स्टे पर लगा दिया। आपको ये चेक करना चाहिए था कि वो लॉ के जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ये टॉक्स कैसे होनी थी, ये सब कैसे होना था, पॉलिटिक्स में ये गवर्नमेंट का काम था, ये कोर्ट का काम नहीं था। विद इट्स इंटरिम ऑर्डर स्टेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 न्यू फार्म लॉज, द सुप्रीम कोर्ट हैज एंटर्ड इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। This is perhaps the first time the apex court has stayed a law passed by the parliament without sparing even a single hearing to examine its constitutionality। तो बेसिकली ये बोला गया है कि एपेक्स कोर्ट ने लॉ पर स्टे लगा दिया जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था और एक बार उसने ये भी नहीं चेक किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। द कोर्ट्स प्राइमरी फंक्शन। Although the court's order acknowledges that there is presumption in favor of constitutionality of any legislation, it is effectively blurring the boundaries of parliament's power to legislate। तो बेसिकली कोर्ट कमेटी बना के क्या कर रहा है, जो पार्लियामेंट की पावर टू लेजिस्लेट है उसको ब्लर कर रहा है और जो कोर्ट की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है उसमें सेपरेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब कोर्ट का जो काम है वो कोर्ट करे और जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का काम है वो एग्जीक्यूटिव करे। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बर्ड फ्लू के बारे में डूज और डोंट्स दिए हैं कि अगर आप एग और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उनको 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कुक करें फॉर 30 मिनट्स, उसके बाद ही उनको कंज्यूम करें। आगे चलते हैं। यहाँ पे यूएनएससी में हमारा नॉन परमानेंट वाला टेन्योर शुरू हो गया है, नॉन परमानेंट सीट का टेन्योर। तो वहाँ पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को स्लैम किया है। स्लैम्ड पाकिस्तान ऑन ट्यूसडे सेइंग द क्राइम सिंडिकेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट वाज नॉट जस्ट गिवन स्टेट प्रोटेक्शन बट एंजॉइंग 5-स्टार हॉस्पिटैलिटी। तो बेसिकली वो रेफ़र कर रहे थे फ्यूजिटिव टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम जो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में रहता है और 2020 में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ कि वो पाकिस्तान में है। जब उन्होंने लगभग 88 टेरर ग्रुप्स को बैन किया था तो उसमें एक इब्राहिम का भी नाम था, दाऊद इब्राहिम का। तो बेसिकली ये सारी बातें थी। बाकी आर्मी चीफ का ये कहना है कि पाकिस्तान और चाइना से जो भी थ्रेट आएंगे हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो द इंडियन आर्मी इज़ रेडी टू स्टैंड इट्स ग्राउंड इन ईस्टर्न लद्दाख फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ विद चाइना। तो इंडियन आर्मी तब तक ईस्टर्न लद्दाख पर डट के खड़ी है जब तक रिजॉल्व सॉल्व नहीं हो सकता विद द चाइना। इसके अलावा नरवाने एक्नॉलेज अ कोलिशिव थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना दैट इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने बोला इंडियन फोर्स बिल्कुल तैयार है। अभी वो था नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे उस पर था कि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है तो उस दिन नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया यंगस्टर्स को टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ही सेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द सिचुएशन वाज ऑन देयर सोल्जर्स नॉट टू टेक और ओन और टू बिकम बट टू डू समथिंग। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने यंगस्टर्स को इनकरेज किया कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए कुछ भी चेंज करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। जलीकट्टू आपको पता होना चाहिए, एक फेस्टिवल होता है, पोंगल, इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा गया है प्रताप भानु मेहता जी द्वारा, पर इस आर्टिकल की जो टोन है वो टोन आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। बहुत ही नेगेटिव टोन में आर्टिकल लिखा गया, पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ आर्टिकल में क्या है। द सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीजिंगली लुकिंग लाइक वन ऑफ दोज फैंटेसी क्रिएचर्स विथ डिसजॉइंटेड शेप्स वेयर नथिंग इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैंटेसी क्रिएचर लगता है जिसमें सारी शेप्स इतनी डिसजॉइंटेड और पता नहीं चलता कि कब कैसे क्या अपीयर हो जाए।
द फॉर्म्स कीप मिस्टीरियसली चेंजिंग, फॉर्म हमेशा चेंज होती रहती है, विद बिनाइन फेसेस मास्किंग मोर ऑमिनस फैंग्स, ठीक है, ऊपर तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चेहरा है लेकिन अंदर ऑमिनस फैंग्स, एंड शेप शिफ्टिंग एज द नीड अराइजेस, तो शेप ऐसे शिफ्ट हो जाती है जैसे कि नीड होती है। बेसिकली होना क्या चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो ये बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है लॉ की, ठीक है। इंस्टेड इट वेट्स इनटू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट विदाउट द इम्प्रीमेटर ऑफ एनी लॉ, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में चलेगी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बिना चेक किए बिना। इट पोजिशंस इटसेल्फ एज अ सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी ओनली टू मेक अ मॉकरी ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसेस। बेसिकली ये कहना ऑथर का, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी दिखा रही है लेकिन वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का मॉकरी बना रही है, क्योंकि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है तो जो लोग होते हैं वो राइट देते हैं लेजिस्लेचर्स को कि आप जाके हमारे लिए लॉ बनाओ, लेकिन क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, मॉकरी बना रही है पार्लियामेंट्री प्रोसेस की। इट वेट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ओनली टू हाइड बिहाइंड द फसाड ऑफ सम एक्सपर्ट कमेटी, खुद को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलने के लिए बोल रही थी लेकिन अभी क्या खुद ही एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी। It finds resources to diffuse genuine democratic protest, yet it will not facilitate the orderly and law-bound expression of protest. ठीक है, it speaks the language of neutrality of being above the fray, but it's clearly willing to disrupt the normal political give and take in a democracy. It has suspended the implementation of the farm laws and created a committee to ascertain the various grievances, but it is not clear what the legal basis of the suspension is. कि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड तो कर दिए लॉस, पर ये नहीं पता कि लीगल बेसिस क्या सस्पेंशन का, क्योंकि उन्होंने तो हियरिंग की ही नहीं उसके प्रोविजंस के लिए। द कोर्ट सेक्शन ऑफ एट फर्स्ट साइट इज द वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, वो कोर्ट ने उसको वायलेट किया है। It also gives the misleading impression that a distributive conflict can be resolved by technical or judicial means. और बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव कन्फ्लिक्ट है उसको आप टेक्निकल जैसे एक एक्सपर्ट कमेटी या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजॉल्व कर सकते हो। ये कोई कोर्ट की जॉब नहीं है कि किसी पॉलिटिकल डिस्प्यूट को मीडिएट करना, उसकी जॉब बेसिकली ये है कि वो देखे कि वो जो लॉ है वो लीगल है या नहीं है। इवन इन सस्पेंडिंग लॉज देयर नीड्स टू बी सम प्राइमा फेसी केस दैट दीज लैप्सेस माइट हैव टेकन प्लेस, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग अ हियरिंग ऑन द सब्सटेंस पॉसिबल फेडरलिज्म चैलेंज, द पॉसिबल चैलेंज बेस्ड ऑन द आउस्टर ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, तो बेसिकली क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जो फेडरलिज्म चैलेंज है कि मतलब ये सेंटर इस पर लॉ बना सकता है नहीं बना सकता है, या जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल उसको करने की बजाय इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। यहाँ पे क्या बोला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म मस्ट बी टू इम्प्रूव फार्मर्स, तो बेसिकली ऑथर ने बोला रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के यही होगा कि फार्मर्स की इनकम इंप्रूव हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो ताकि एग्रीकल्चर ज़्यादा सस्टेनेबल बने, सब्सिडीज काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, फूड इन्फ्लेशन कम हो, न्यूट्रिशन सब तक पहुँचे, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने इतना आसान नहीं, तो रिफॉर्म्स तो करने ही पड़ेंगे, और स्पेशली इन स्टेट्स लाइक पंजाब, तो इसके लिए ट्रस्ट बहुत चाहिए रिजीम में, किसी भी एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने के लिए। गवर्नमेंट को राइट लगा इसलिए उसने सोचा कि ये रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं, पर बेसिकली ऑथर का ये कहना है गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स तो किए पर गवर्नमेंट ने रॉन्ग रिफॉर्म्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया एज कम्पेयर टू द राइट रिफॉर्म्स विच डिड नॉट टैकल अंडरलाइन इशूज़। द फार्मर्स वर वेल विद इन द राइट्स टू प्रोटेस्ट, अब जो फार्मर्स की साइड ऑथर ने बताई तो ऑथर ने बोला फार्मर्स सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी गलती नहीं है, और जबकि गवर्नमेंट ने बहुत बार अटेम्प्ट किया उनको डीलेजिटिमाइज करने का, एंटी नेशनल बोलने का, तो देयर वाज अ स्टेलमेट इन प्रिंसिपल, एनी मीडिएशन टू ब्रेक द स्टेलमेट इज अ वेलकम, ठीक है, उनके बीच में स्टेलमेट आ गया था, कुछ डेडलॉक सा आ गया था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, but the mediation has to be a political process between the government and the people. If there is no unconstitutionality involved, parliament has to fix what it broke. Here is why what the Supreme Court has done is dangerous. It has set a new precedence for putting on hold laws passed by the Parliament without substantial hearing on the content of the laws. तो ऑथर ने बेसिकली बोला सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वो सेट कर दिया प्रेसिडेंट कि मतलब उन्होंने वो लॉज होल्ड पर लगा दी जिसकी उन्होंने कोई हेयरिंग नहीं की, उनके कंटेंट नहीं सुने लॉ के और उनको हेयरिंग पे लगा दिया, तो जो भी जुडिशियल प्रोसीजर की लाइनें ये बहुत मडी हो गई इसकी वजह से। ये बेसिकली आर्टिकल था, वो हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री फैक्ट चेक फॉर चाइना, ठीक है, इसमें बहुत इंट्रिकेसीज में दिया है, इतना नहीं हमें पढ़ना होता है। एंड अबाइडिंग इंस्पिरेशन, ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है ये आर्टिकल, तो हम देखते हैं क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड नेशनल यूथ डे, तो जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है उसके लिए इंस्पिरेशन है। सिर्फ 39 साल ही जिए थे स्वामी विवेकानंद जी, उसमें से जो 14 साल थे वो उन्होंने डेडिकेट किए थे टू द पब्लिक लाइफ। उन्होंने कंट्री को उस एनर्जी से भर दिया था जो कि आज भी हम फील करते हैं, जनरेशन टू कम विल कंटिन्यू टू फील दिस एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का यूथ है, ठीक है, हमारे अगर सारे वर्ल्ड के लोगों को खड़ा कर दो तो पांचवा इंसान जो यूथ होगा वो इंडियन होगा, तो एवरी 5th यंग पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड ही ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। इट इज़ ड्यू टू दिस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इंडियाज ग्रोथ रेट हैज़ बीन द थर्ड हाईएस्ट अमंग द 13 मेजर इकोनॉमीज इन द लास्ट 5 ईयर। तो इसी यंग पॉपुलेशन की वजह से जो हमारी 13 मेजर इकोनॉमीज में थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा इंडिया वापस से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ उभरता हुआ दिख रहा है,
तो those among the youth who were associated with Swami Vivekananda ideas are preparing India for a leadership role on the world stage. बेसिकली स्वामी जी ने एक बात बोली थी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो बेसिकली मंत्र क्या था विवेकानंद का, कि उतने इफेक्टिव, रेलेवेंट और इंस्पायरिंग है जितना वो पहले था, जितना वो कोलोनियलिज्म के डेज में था, उतना ही ये आज भी थॉट प्रोवोकिंग है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है। Now India is ready to be a global leader with the power of the yoga and energy that comes from spirituality. The youth of the country are impatient about giving direction to the world. Make a life same and incorporate that idea. बेसिकली ये बताया था स्वामी विवेकानंद जी ने कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो किसी भी मेक अ लाइफ एम, अपने जीवन का कुछ भी एक एम बनाओ और उस आइडिया को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर लो। थिंक दैट थॉट ओवर एंड ओवर अगेन, ड्रीम इट, लिव इट, इट इज़ द सीक्रेट टू बीइंग सक्सेसफुल. His mantra for the youth is evergreen. Until you can trust yourself, you can't trust Allah or God. If we are not able to see God in other humans and ourselves, then where can we go to find divinity? और उन्होंने स्पीच दी थी अपनी सनातन धर्म पे, जहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था शिकागो में, तो वहाँ पे उनका थीम था उस स्पीच का विश्व विश्व बंधुत्व, टॉलरेंस, कोऑपरेटिवनेस, पार्टिसिपेशन, रिलीजन, कल्चर। मतलब ये था उनका बेसिकली कि सब में नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए, सब में कोऑपरेशन होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है. At the Parliament of World Religions, Vivekananda said he is from that Hindustan which gives shelter to persecuted people from all religions and countries. मतलब हिंदुस्तान में हर रिलीजन के लोग जो persecute होते हैं उनको शेल्टर दी जाती है. He also said that Sanatan Dharma is the mother of all religions. He was also proud that the land of India and the Sanatani religion had taught the world the lesson of tolerance and universal acceptance. ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था बेसिकली जो इंडिया है वो ही प्रोटेक्टर ऑफ सेकुलरिज्म, ट्रू प्रोटेक्टर ऑफ सेकुलरिज्म है. ठीक है, उनका बेसिकली ये भी था एक विजन की अंत्योदय होना चाहिए, मतलब हर इंसान, हर आखिरी से आखिरी इंसान का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए. अंटिल द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पुअर कंट्री इन द कंट्री इज इंश्योर्ड, डेवलपमेंट इज मीनिंगलेस. स्वामी विवेकानंद का बिलीफ अबाउट गॉड इज टाइड टू एवरी रिलीजन. उनका बेसिकली ये मानना था कि जो गॉड है वो हर रिलीजन से टाई है. हिज आइडिया ऑफ चैरिटी इज एट द रूट ऑफ सनातन धर्म. चैरिटी वॉज अ वे ऑफ लाइफ फॉर हिम. ठीक, तो ये आप इनके कुछ कोट्स पढ़ सकते हो स्वामी विवेकानंद जी के. अगर आपको कोई कोट करना तो आप कर सकते हो, वो तो वैसे आप एथिक्स में पढ़ते ही होगे. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पर ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आपका डेटा कितना ले रही है, कितना नहीं ले रही है, कहाँ शेयर कर रही है. यहाँ पे 2 ड्रग्स के नाम आए थे, टोकेलिजुमैब एंड सेरिलुमैब. अगर आप MBBS से रिलेटेड हो या फिर कुछ ऐसी डिग्री से रिलेटेड हो तो आप थोड़ा डीप में पढ़ लेना, वरना ये है कि ये जो 2 अर्थराइटिस के ड्रग्स हैं ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए रीइमर्ज हुए हैं फॉर कोविड-19. मतलब कोविड-19 को इससे ट्रीट किया जा सकता है और ये इसमें अच्छी साबित हुई हैं. UK गवर्नमेंट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है एक न्यू स्टडी पे कि ये जो अर्थराइटिस के लिए दवाएं हैं ये इसमें भी यूज़ हो सकती है कोविड-19 से ट्रीट होने में. ठीक है, हम आगे चलते हैं. पोम्पियो रिटर्न्स क्यूबा टू टेररिज्म स्पॉन्सर लिस्ट. तो यूएस एक टेररिज्म स्पॉन्सर लिस्ट निकालता है, तो उसमें बेसिकली इन्होंने क्यूबा को भी ऐड कर दिया है. तो द US स्टेट डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड क्यूबा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म मंडे इन अ लास्ट मिनट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रोक दैट विल कॉम्प्लिकेट द इनकमिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इससे पहले बराक ओबामा ने 2015 में अच्छे रिलेशंस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं क्यूबा को वापस से टेररिज्म स्पॉन्सर लिस्ट में डालने की वजह से रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं. टेस्ट बेंगलुरु में बनाना शुरू कर दिए. अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो कि बेसिकली स्पेक्ट्रम को ऑक्शन कर रहा था, तो वो अभी इसमें दिक्कत है जो अब ये इनपुट्स ले रहा है लोगों से कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन सीक्स इनपुट टू चॉक आउट 10-year रोड मैप. ठीक है, तो अब उसमें एक इनपुट ये है जो मिलीमीटर वेव बैंड है. ये जो एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है मेनली जो कि यूज़ किया जाता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर्स, क्लोज सर्किट टेलीविजन, साइंटिफिक रिसर्च, तो उसको ऑक्शन करना है नहीं करना है. तो अभी इसके बारे में बात चल रही है, मतलब जो बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. ठीक है, I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video then please like, share and subscribe.